एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। पिछले वीडियो हिस्ट्री में भारत का परिचय के बारे में बात किए थे, ऐतिहासिक परिचय, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त किए थे। आज कुछ आधुनिक दुनिया में कुछ क्या क्या चेंजेज होता है भारत में, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। विदेशी हमला तो भारत में होते रहा, विदेशी आक्रमण प्राचीन समय से ही होते रहा है। हिंद यूनानियों ने किया, पर्थियन ने किया, कुषाण ने किया, उसके बाद तुर्की ने किया, तुर्की के बाद बाबर आया, बाबर के बाद अफगानियों ने आक्रमण किया, अफगानियों के बाद बाबर के बाद फिर से एक नई शक्ति के रूप में यूरोपियंस आता है, जो व्यापार करने के रूप में आता है, और व्यापार से धीरे धीरे जो है वो भारत में औपनिवेशिक एरा के रूप में प्रवेश कर जाता है। सबसे पहला यूरोपीय जो आया था वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाम सुने होंगे। 1498 ईस्वी में आता है, केरल के तट पर कलिकट बंदरगाह पर उतरता है। वहाँ का एक शासक रहता है जमोरिन, जो उसका भव्य स्वागत करता है। भारत में अतिथि देवो भव जानते हैं, अतिथि देवो भव के चक्कर में विदेशियों को दे दिए हम आरक्षण, है ना, आरक्षण ने स्वागत कर दिए। तो उसको लगा वो क्या किया, यहाँ से ढेर सारा मसाला ले गया, उसको कई गुना दामों में विदेश में जब बेचता है तो वहाँ से विदेशी कंपनी विदेशी लोगों को आने की होड़ मच जाती है। पुर्तगाल के बाद डच आता है, उसके बाद ब्रिटिश आता है, उसके बाद पुर्तगाल के बाद डेनिश आता है, उसके बाद ब्रिटिश आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद फ्रांसीसी आता है। ऐसे कंटिन्यू सब विदेशी कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आती है। व्यापार करने के लिए किस लिए आ रही थी? क्योंकि हम बताए थे कि भारत जो है वो समृद्धशाली देश था, प्राचीन समय ही नहीं मध्यकालीन में भी रहता है ना। क्यों समृद्धशाली देश था? बताएं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, है ना। तो सोना और हीरा के रूप में हमारे देश में मसाला जो हर एक साल उत्पादन करते थे। हमारे देश की जमीन उपजाऊ था तो हम हर एक साल अनाज का उत्पादन करते थे। तो वो सब का व्यापार करने के लिए विदेशी व्यापारी भारत की तरफ आकर्षित हुआ था, है ना। तो ऐसे ही आता है। और उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट होता है वो मुख्य रूप से इसकी मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल वंश का अंतिम पावरफुल शासक रहता है औरंगजेब, वो पूरा भारत को अपना ताकत के बदौलत पूरा भारत को बांध करके रखता है। तो जब आप ताकत के बदौलत पर बांध करके रखेंगे तो तभी तक आपके हाथ में रहेगा वो, जब तक आपके हाथ में सत्ता है, ताकत समाप्त होगा वो स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। जिसका डर था वही हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और भारत में क्षेत्रीय राज्य का उदय हो जाता है, हैदराबाद हो जाता है। हैदराबाद के रूप में हैदराबाद का निजाम स्थापना करता है। फिर देखो मैसूर, साउथ इंडिया में मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली की कहानी से जुड़ा हुआ है। मराठा जो है शिवाजी, संभाजी, उसके बाद पेशवा से आगे कहानी जुड़ता है। उसके बाद बंगाल का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है, एक अवध का क्षेत्र, सब जो है आज़ादी की घोषणा कर देता है कि हम जो है दिल्ली से अब हम टैक्स से फ्री हैं, हम दिल्ली को अब हम टैक्स नहीं देंगे, मूल बादशाह से अब हम फ्री हैं। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बिहेव करना शुरू कर देता है सब राष्ट्र। जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बिहेव करना शुरू करता है तो देख सकते हैं इनडायरेक्टली भारत फिर से जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। टुकड़ों में विभाजित होगा तो क्या होगा, यूरोपीय कंपनी आएगा, देखेगा यहाँ कोई शासन शक्ति नहीं है जो भारत को बांध के रखे, तो ये अपना जो है षड्यंत्र का गेम स्टार्ट कर देता है। षड्यंत्र का गेम स्टार्ट करता है और धीरे धीरे पूरा शासन सत्ता पर अपना जो है स्थापना कर लेता। तो देखेंगे इसमें से जो ब्रिटिश जो था, 4 कंपनी था, मुख्य रूप से ये चारों लड़का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं कुछ। ये तो लड़ाई था। तो ये चार कंपनी था। कौन कौन था? एक ब्रिटिश था, और उसके बाद ब्रिटिश से पहले यह था पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ऐसे करके आता है। तो पुर्तगाल जो आता है, पुर्तगाल के एक राजकुमारी रहती है महारानी कैथरीन, उसकी शादी हो जाती है ये इंग्लैंड के एक शासक रहते हैं उनसे, है ना, चार्ल्स। तो उनसे जब शादी हो गया तो दोनों रिश्तेदारी का संबंध, मतलब पुर्तगाली और ब्रिटिश लड़ेगा ही नहीं। बाकी बचा डच को जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र मिल गया था। हालांकि डच जो है वो लड़ने का कोशिश करता है बिद्रा की लड़ाई में, लेकिन उसको एक बार पराजित कर देता है। तो वो दोबारा जो है वो ब्रिटिश से वो शासन को लेकर के कभी लड़ता नहीं। उसके बाद जो है डच के बाद आता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश में जो है भिड़ंत होते रहता है, और वही लड़ाई के रूप में षड्यंत्र का गेम खेलता है। साउथ इंडिया में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के रूप में जो देखने को मिलता है, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा
और उसमें फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर देगा। पुर्तगाल पहले से ही साइड था, डच पहले से ही साइड था। डेनिश कंपनी जो था उसको व्यापार से मतलब था, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पर फोकस नहीं करता था। और फ्रांसीसी को भी अंततः साइड कर देता है ना। एंग्लो फ्रांसीसी साउथ इंडिया में जो लड़ता है उसमें उत्तराधिकारी को लेकर के एक ग्रुप ले रहता है, फ्रांसीसी का गवर्नर, वही गेम शुरू करता है इसको लेकर। फ्रांसीसी भी अंततः पराजित हो जाता है और भारत में औपनिवेशिक क्रिया पर प्रवेश करता है कौन? ब्रिटिश, है ना। अब ब्रिटिश जो है ढेर सारा भारत के, अब वो क्या किस लिए आया था? भारत को लूटने के लिए, एक कॉलोनी बना करके रह रहा था और भारत की समृद्धि, भारत से सिर्फ व्यापार करता था। अगर ब्रिटिश कहा जाता है, ब्रिटिश अगर भारत में थोड़ा सा भी काम किया है तो उसको किसी न किसी अपना फायदा को लेकर के ही किया है ना। दूसरी बात, वो जब कुछ खरीदना होता था तो भारत से न खरीद करके ब्रिटिश से खरीदता था। अर्थव्यवस्था को लेकर के पूरा भारत को कैप्चर कर लेता है ब्रिटिश। तो धीरे धीरे क्या होता है, भारत को आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू करता है। शोषण कैसे करेगा? सबसे पहले टैक्स लगा देगा। टैक्सेशन सिस्टम में क्या करता है? ढेर सारा भूमि कर लेकर के प्रणाली लगा देता है ना। जैसे अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस लेकर के आता है, महलवाड़ी, हॉर्ट मैकेंजी, मतलब ये सब जो है ढेर सारा भूमि कर के रूप में वसूला जाता है। अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, है ना, उसके बाद मालगुजारी, ऐसे ही करके ढेर सारा सेटलमेंट लेकर के आता है और उसके माध्यम से भारत के अर्थव्यवस्था का शोषण करना शुरू करता है, कृषि का शोषण करना शुरू करता है। एक था कृषि का शोषण कर रहा था, टैक्स लगा करके कृषि पर। दूसरा था जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रवेश कर गया था और जनजातीय क्षेत्र में उनके अधिकार से वंचित कर दिया था। जो जंगल, जमीन और जल पर जो है जनजातीय लोग जो है अपना पुश्तैनी अधिकार समझता था, उससे उसको वंचित किया गया। उसको खेती करने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उस क्षेत्र में जाकर के जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन किया गया कि तू ईसाई बन जाओ, हम तुमको ढेर सारा अधिकार देंगे। तो पहला किसान इससे नाखुश हो जाता है। दूसरा जनजातीय क्षेत्र में गया तो उसके धर्म में हस्तक्षेप किया, बेगार करवाता था, जंगल पर उस पर ढेर सारा प्रतिबंध लगा दिया, जंगली वस्तुओं का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इससे जनजातीय क्षेत्र भी नाखुश होगा। तीसरा, भारत के शासक जो थे, शासक को अपने आप में मिलाने के लिए, अपनी शासन सत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करता है, भारत के शासक को भी धीरे धीरे इनडायरेक्टली अपने रूप में मिलाता। कैसे मिलाता है वो देखेंगे। सबसे पहले लेकर के आता है रिंगफेज थ्योरी। रिंगफेज थ्योरी मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। उसके बाद लेकर के आता है उसके बाद लेकर के आता है कर्नवालिस के द्वारा, कर्नवालिस नहीं, वेलेजली लेकर के आता है, सॉरी, सहायक संधि प्रणाली, है ना। सहायक संधि में भी वैसे ही था, क्या करता था, शासक से एक संधि पर हस्ताक्षर ले लिया जाता था, उसके विदेशी और उसमें उस क्षेत्र में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें अंग्रेज का हस्तक्षेप करना जरूरी है। तो मतलब शासक पर भी इनडायरेक्टली जो है अपना कैप्चर करके रखता था। कौन? यही ब्रिटिश जो है। शासक नाखुश, पहला किसान पर टैक्स लगाया, वो नाखुश। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र में गया, जनजाति पर टैक्स लगाया तो वो भी नाखुश। तीसरा, शासक वगैरह को ढेर सारा नीति ला करके उसके शासन सत्ता पर कैप्चर कर लेता है धीरे धीरे। ये तो हो गया इसका अस्थायी बंदोबस्त का, सॉरी, ये वेलेजली का सहायक संधि। उसके बाद एक और लेकर के आता है शासन सत्ता को, मतलब अधिक से अधिक राजा को वो अपने ब्रिटिश के अंतर्गत मिलाने के लेकर के आता है डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी कुछ नहीं था, वो भी वैसा ही था, शासक को अपने में मिलाने को लेकर के। अब इससे शासक भी नाखुश होगा, किसान नाखुश, जनजाति नाखुश, है ना, शासन नाखुश। सैनिक जो था वो भारत से भर्ती करता था, लेकिन सैनिक को पदोन्नति देता था, यूरोपियों को ज़्यादा और भारतीयों को कम। सैनिक भी नाखुश होगा। दूसरी बात, भारत को जो है वो विदेश जाने पर मजबूर किया जाता था, समुद्र पार जाने पर मजबूर किया जाता था, एग्रीमेंट करवा लेता था सैनिक से। तो सैनिक भी मतलब जो है ब्रिटिश से सभी वर्ग के लोग धीरे धीरे जो है ब्रिटिश का कुछ ऐसा नीति रहता है, ऐसा कार्य करने की प्रणाली रहती है कि भारत का एक बड़ा समूह जो है उससे नाखुश हो जाता है। समाज में हस्तक्षेप, धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है ना। कहता है तुम्हारा धर्म गलत है, हिंदू में हस्तक्षेप करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। तो इसको लेकर के सब लोग नाखुश होते हैं, जो आने वाले समय में ढेर सारा विरोध का कारण बनेगा। बहुत सारा जनजाति विरोध होता है ना, संथाल विद्रोह, उराव विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, ढेर सारा विद्रोह होता है और भी सारा। ये जनजाति विद्रोह
किसान विद्रोह भी होता है, इसको लेकर के ढेर सारा। नील विद्रोह, जिसमें नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, दीनबंधु मित्र का एक किताब है नील दर्पण, उसमें नील विद्रोह के बारे में अच्छे से जानकारी दिया हुआ है। किसानों से दस्तखत करा लिया जाता था, एग्रीमेंट करवा लिया जाता था, किस लिए? नील की खेती करने के लिए, कि तुम अगर नील की खेती करोगे तो तुमसे टैक्स कम लेंगे, ये सिंचाई खर्च नहीं लेंगे, ये करके लेकर के। जब यूरोप में जब नील की मांग घटता है तो इसको पैसा कम मिलने लगता है ब्रिटिश को, तो ये क्या करता है, वो जो सिंचाई कर जो बोल रहा था कि सिंचाई करके बिना नील की खेती करो, अब उस पर टैक्स लगा देगा। टैक्स लगा लेगा तो ये किसान को कुछ बचेगा नहीं। दूसरी बात, अगर अकाल पड़ेगा तो नील खा भी नहीं सकता, उसको बेचना मजबूरी रहता था और औने पौने दाम में खरीदता था। तो इसको लेकर के ये सब किसान भी विद्रोह किए। किसान का भी ढेर सारा विद्रोह हुआ, बिहार के चंपारण में, है ना, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली में विद्रोह हुआ। फिर उधर केरल के मालाबार तट में हुआ है ना, नोनिया विद्रोह हुआ। तो ये सब ढेर सारा, कृषक वर्ग का भी विद्रोह होता, ये जनजाति वर्ग का भी विद्रोह होता। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है 1857 की क्रांति के रूप में। जितना भी ब्रिटिश के द्वारा जितना भी कार्य किया गया था, उसको लेकर के भारत के अंदर जो है वो एक आक्रोश की भावना धीरे धीरे जन्म ले लेती है। वो आक्रोश की भावना 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है, जिसमें लगभग भारत के उत्तर भारत तो पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्र में इसका विद्रोह होता। कहा जाता है कि ये विद्रोह में अगर भारतीय शासक या मध्यम वर्ग जो कुछ शिक्षित था, वो अगर मध्यम वर्ग इस विद्रोह में शामिल नहीं था, वो अगर अंग्रेजों को सहायता नहीं प्रदान करता, तो ब्रिटिश को 1857 में ही भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकालना पड़ता, है ना। यहाँ तो बात यह है कि अपने ने अपनों को लूटा। प्राचीन समय से याद आता, पृथ्वीराज चौहान कब हारा? जब मोहम्मद गौरी जयचंद से जाकर के मित्रता करके षड्यंत्र का गेम खेलता है, तब जाके तुर्की भारत में आता है ना। बाबर भारत कब आया? बाबर भारत कब आया? जब इब्राहिम लोदी का चाचा षड्यंत्र का गेम खेलता है, तब विदेशी आक्रमण होता है बाबर का, है ना। तो वैसे ही करके हमारे अपने ही लोग जो है, ये बक्सर की लड़ाई का क्या कहानी था, सॉरी ये प्लासी की लड़ाई का क्या कहानी था, अपने ही लोग का षड्यंत्र गेम खेला गया, उसमें भी 2 लड़ाई लड़ा गया था, प्लासी और बक्सर। वो जो है भारत में ब्रिटिश जो है अपना सत्ता शक्ति धीरे धीरे स्थापित कर लेता है, तो अपने ही लोग। तो यहाँ भी 1857 की क्रांति में भी दबाने में भारतीय ही मदद करते हैं ब्रिटिश को, अन्यथा उसी समय ब्रिटिश को बोरिया बिस्तर गोल करके ब्रिटेन भागना पड़ता। और ये विद्रोह हालांकि दबाने में काफी मुशक्कत इसको करनी पड़ी। तो 1857 की विद्रोह को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्षेत्रीय स्तर पर इसका समर्थन आम जनता भी कर रही थी और वहाँ के शासक इसका नेतृत्व संभाल रहे थे। दिल्ली में बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनका सेनापति था, वो नेतृत्व कर रहा था, वक्त खान नाम था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बाजिद अली शाह के 1854 में एक संधि। देखो बाजिद अली शाह, लखनऊ ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश के रिंग फेंच थ्योरी में भी शामिल हुआ, ब्रिटिश के सहायक संधि प्रणाली में भी शामिल हुआ। उसके बाद भी उस पर कुशासन का आरोप लगा देता है ब्रिटिश कि ये जो है यहाँ का शासन सही से नहीं चल रहा है, ब्रिटिश अपने अंदर लेगा तब शासन सही से चलाएगा। कुशासन का आरोप लगा करके उसको जो है डलहौजी द्वारा राज हड़प की नीति के माध्यम से उसको हड़प लेता है ना। राज हड़प की नीति के माध्यम से ढेर सारा क्षेत्र को भी हड़पा गया था, जैसे था अवध, पेशवा, सतारा, संबलपुर, जैदपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ये सब है ना। और ये सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया ये सब जो है सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होते हैं। छोड़िए हम आगे बढ़ते हैं 1857। तो 1857 में ये जो शासक का जो अंदर का आक्रोश कब पैदा हो रहा था वो भी निकल करके आता है, सैनिक का आक्रोश रहता है वो भी निकल करके आता है, किसान का आक्रोश रहता है वो भी निकल करके आता है, जनजाति का आक्रोश रहता है वो भी निकल करके आता है। सब जो है 1857 में देखने को मिलता है ना। जिसमें से नेतृत्व कर रहे थे मंगल पांडे, एक सैनिक थे। ये तो घटना सुने होंगे कि चर्बी लगे कारतूस को लेकर के ये 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया जाता है और 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। इनको फांसी दे दिया जाता है सैनिक अदालत के द्वारा। उसके बाद ये विद्रोह वही थमता ही नहीं है, धीरे धीरे ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और भारत में ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। लक्ष्मीबाई झांसी से ये विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। नाना साहब ये जो थे ये पेशवा जो थे, पेशवा के अंतिम दत्तक पुत्र रहते हैं
नाना साहब, है ना, इनको गोद लिया जाता है, इनका धोनुपंत नाम है नाना साहब का। तो नाना साहब पेशवा के अंतिम में रहते हैं उत्तराधिकारी, इनको बंद कर देता है पेंशन, इस कारण ये विद्रोह करते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, इन्हीं का सेनापति था बख्त खां। लक्ष्मीबाई जो है झांसी से विद्रोह करती है, डॉक्टर ऑफ लेफ्ट के तहत इसका राज्य को हड़प लिया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ कुशासन के आरोप वाला। लियाकत अली इलाहाबाद से कर्नल नील रहते हैं। बख्त खां बहादुर शाह के बारे में बताएं, इन्हीं का सेनापति थे। कुंवर सिंह बिहार का शेर थे, जो 74 साल की उम्र में भी अंग्रेज को इतना पानी पिला लिए कि दुद्दू वाले इनको पर उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, उसके द्वारा इन पर इनाम रखा गया कि इसको जो पकड़ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे 10,000 फिर 25,000। तात्या टोपे ये भी बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के मदद में थे, इन्हीं का सैनिक थे। उसके बाद ये तो 1857 का विद्रोह था, ये तो किसी तरीके से हैंडल कर लिया गया। उसके बाद बहुत सारा किसान आंदोलन जो हम बताए थे, किसान आंदोलन आता है। अब किसान आंदोलन होते रहता है, ब्रिटिश किसी का सुनता नहीं। 1857 के बाद जो है ब्रिटिश और भी अलर्ट हो जाता और सबसे पहले सैनिक विद्रोह किया था, तो सैनिक सुधार लेकर के आएगा। ये ब्रिटिश जो था देसी रजवाड़ा विरोध किया था, तो उसको रजवाड़ा को खुश करने के कुछ नियम लेकर के आएगा। तो वो ये सब को लेकर के ब्रिटिश और सजग हो जाता है कि आने वाले समय में कुछ विद्रोह ना हो। इसको लेकर के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। षड्यंत्र को लेकर के ही किया था, वो भले उस पर उल्टे पड़ गया, है ना। वो स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अपने फायदे के लिए, लेकिन उसमें शामिल कौन थे? भारतीय। सबसे ज्यादा लोगों की संख्या किनकी थी? भारतीय की। तो सुना किसका जाएगा? भारतीय की सुना जाएगा। तो फिर धीरे धीरे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ढेर सारा स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्था की स्थापना होती है, जो भारत को आज़ादी की मांग करती है, भारत की आज़ादी की ब्रिटिश से, या आप छोड़ करके जाइए। तो उसके बाद जो है गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व में 2-3 गो आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद भारत को अंततः आज़ादी मिलती है। उसके पहले भी कुछ और राजनेता हैं, उनके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। जैसे आज़ादी के पहले ये जब 18वीं सदी चल रहा था, तो ब्रिटिश जिस समय कहता है कि तुम्हारा देश जो है वो सभ्यता, मतलब कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा एक जेम्स मिल था जो पहले ही बताए हैं कि भारतीयों को असभ्य कहता था, भारतीय असभ्य है। तो दिखाते हैं थोड़ा सा असभ्य कि कौन है। अब देखिए, ये जो है आधुनिक भारत के कुछ महापुरुष हैं जो हमारे समाज में उस समय पल रही बुराइयों को निकालने का कार्य करते हैं। उसमें से स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में यूएसए के शिकागो शहर में हुआ था, उसमें भाग लिए थे और वहां अपने भाषण से पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने में, मतलब अपना प्रभाव छोड़े थे पूरा विश्व। स्वामी विवेकानंद 1893 की ही बात है ना। उसके बाद ज्योतिबा फुले, ये स्त्री शिक्षा को लेकर के बहुत कार्य किए हैं। ज्योतिबा फुले है ना, सावित्रीबाई फुले उनकी बीवी है। स्त्री शिक्षा समाज सुधार को लेकर के बहुत कार्य किए। विधवा विवाह को लेकर के कार्य किए हैं। ये स्त्री हत्या को लेकर के रोक लगाने को लेकर के कार्य किए हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनका भी बहुत सारा, जैसे केसरी पत्रिका का नाम सुने है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो भारतीय सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता था, वो बोले थे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर का मतलब प्राचीनता की ओर नहीं लौटो, कुरीतियों को हटा करके बोल रहे थे। जैसे विवेकानंद का एक कथन है कि हमारा संस्कार जो होना चाहिए वो पुराने होना चाहिए, आइडिया भले नए हो, विचार नया होना चाहिए, आइडिया नया होना चाहिए, संस्कार जो है वो पुराने होने चाहिए। आजकल के युवा लोगों का है ना फैशन हो गया, बहुत सारा चीज फैशन हो गया। तो वो जो है हमको जो है एक तरीके से एक दलदल में फंसाता जा रहा है। यूरोपियन सभ्यता जो भी प्राचीन समय में भी वर्तमान समय में भी वो बहुत सारा धीरे धीरे हम पर एकदम हावी हो गए। अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ के गया। आगे बढ़ेंगे, ये थे राजा राम मोहन राय, जो सबसे पहले धर्म सुधार का कार्य इन्हीं से स्टार्ट होता है। कुछ ये स्टार्ट करते हैं, कुछ संस्था का निर्माण करते हैं। ये जो है बहुत सारा भाषा का ज्ञाता थे, उर्दू, बंगाली, फारसी,
हिंदी, ढेर सारा लैंग्वेज जानते थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज एक संस्था था इनका, उनके द्वारा भारतीयों को सुधार के लेकर के काम करते थे। ये हैं रामकृष्ण परमहंस, है ना, रामकृष्ण परमहंस है, ये भी समाज सुधारक हैं। उसके बाद और भी कुछ महापुरुष है भारत के, इसके अलावा भी और भी कुछ महापुरुष रहते हैं। अब देखिए, महापुरुष के साथ साथ भारत की आज़ादी को लेकर के सिर्फ संस्था ही नहीं बन रही थी, कुछ लोगों की शहादत ने भी भारत को आज़ादी दिलाई। जैसे कुछ लोग जो है भारत की आज़ादी को लेकर के अपने जान तक दांव पर लगा दिए। उसमें से चंद्रशेखर आजाद थे, है ना, HSRA की स्थापना किए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सबसे पहले HRA, उसके बाद वही बनता है आगे जाकर के HSRA, 1923 और 1928 का बात है। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, है ना, ये भी उसी से संबंधित थे, क्रांतिकारी संगठन से लेकर के। और ये जो थे, इनका नाम है सूर्यसेन, है ना, सूर्यसेन पश्चिम बंगाल से संबंध है। चट्टगांव आर्मी पर रेड मार के वहां का पूरा हथियार लूट लिए थे सूर्यसेन। ये राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है। जैसे हमारे देश का क्रांतिकारी है जो भारत को आज़ादी को लेकर के अपना जान तक दांव लगा दिए और अंततः भारत को, इनकी शहादत ने हमारे देश को आखिरकार में आज़ाद किया। उसके बाद देखिए, ये है मुजफ्फरपुर के मतलब उस समय जज जो रहता है उस पर बम फेंकने वाले हैं खुदीराम बोस, है ना, और ये प्रफुल्ल चाकी, ये सब क्रांतिकारी थे। इनके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कौन नहीं जानता है, ये सबसे ज़्यादा ये सब जो पॉपुलर हैं। तो ये सब हमारे कुछ क्रांतिकारी हैं जो हमारे देश की आज़ादी को लेकर के अपनी जान तक गंवा दिए थे, है ना। उसके अलावा हमारे भारत की आज़ादी के लिए और भी कुछ काम किए थे, उसमें से है देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनका संबंध बिहार से, है ना। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस हैं, पटेल जी हैं, ढेर सारे नेता हैं जो भारत की आज़ादी को लेकर के काम किए हैं। वो बताएं कि जैसे गांधी जी का 1914 में आगमन होता है, 1914 में गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। और ये 3 आंदोलन जो है भारतीयों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता है, अपनापन की भावना को बढ़ाता है, बताता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से ज़्यादा, ब्रिटिश संस्कृति से ज़्यादा भारतीय संस्कृति सभ्य है, भारतीय संस्कृति ब्रिटिश से ज़्यादा सभ्य है। और अंततः हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो है वो छोड़ करके चला जाता है। इसके आज़ादी को लेकर के ये सब लोगों ने बहुत सारे काम किए और उसके बाद आज़ादी के बाद की कहानी स्टार्ट होगी, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इस कारण अब हम यही समाप्त करते हैं। और अगर कुछ छूट गया है, सेपरेट वीडियो चाहते हैं टॉपिक का, ये तो ऑल ओवर इतिहास का परिचय था जिसमें हमें किसी भी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा हम बात नहीं किए हैं ज़्यादा कुछ, है ना, नहीं तो एक टॉपिक में एक क्लास लग जाता है। जैसे हमारा चंपारण सत्याग्रह ही हो गया, ये महापुरुष के बारे में जानने को लेकर के हो गया, तो एक टॉपिक में बहुत लंबा वीडियो चल जाता है। लेकिन हम ऑल ओवर लगभग चीज़ को एक इंट्रो के रूप में, समग्र अध्ययन के रूप में हम कवर कर चुके हैं, है ना। अगर फिर भी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जा करके आप सेपरेट वीडियो के बारे में बता सकते हैं जौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए। और नेता हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इससे रिलेटेड मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट इतिहास से रिलेटेड आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहेगा। थैंक यू।